मैं देर तक उस पर से अपनी निगाहें न हटा सका। सीने में जलती हुई आग के शोले कुछ और बुलंद हो गए। एक बहुत बड़े हाल कमरे के मनाजर ने हमें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। यहाँ कमोबेश 50 लड़कियां नहायत मुख्तसर लिबास में मौजूद थीं। एक कोरियोग्राफर उन्हें किसी हैजान खेज डांस की रिहर्सल करवा रहा था। यहाँ ऑर्केस्ट्रा भी मौजूद था। लड़कियां बार बार हैजान खेज अंदाज में अपने जिस्म को हरकत देती थीं और फिर सवालिया नजरों से कोरियोग्राफर को देखने लगती थीं। एक दूसरी स्क्रीन पर 4 खूबरू लड़कियां खाने की मेज पर खाना खाती नजर आईं। इनमें से एक लड़की की शक्ल वाज़ेह तौर पर मारूफ इंडियन हेरोइन काजल से मिलती जुलती थी। दीगर 3 भी गालिबन इसी तरह किसी न किसी सेलिब्रिटी की हम शक्ल थी। मुमकिन था कि पाकिस्तान से लाई जाने वाली स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या भी यहीं कहीं बैठी अपनी किस्मत को रो रही हो। मुझे वो मनाजर याद आ गए जब वो कुछ देर कबल ठेकेदार अनिल की कोठी में डायरेक्टर राज की मिन्नत समाजत कर रही थी। साफ पता चल रहा था कि चालबाजों के जाल में फंसी हुई कई और पाकिस्तानी लड़कियां भी यहाँ मौजूद हैं। अनुपम कंट्रोल पैनल पर मुख्तलिफ बटन दबा रहा था। एक स्क्रीन रोशन हुई तो इस पर गोदाम का मंजर नजर आया। लोडर उसी तरह खड़ा था। लोडर के दरवाजे के पास बेहोश गार्ड बेहिस्स हरकत पड़ा हुआ था। इमरान ने ऊपर वाली स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस मीटिंग में क्या चल रहा है और कौन बंदे हैं ये? अपने ही बंदे हैं, सिराज ने उजड़ अंदाज में कहा। मैंने सवालिया नजरों से अनुपम की तरफ देखा। वो बोला, अपनी कंपनी के लोग हैं जी, नई भर्ती के बारे में मशवरा कर रहे हैं। नई भर्ती? मैंने पूछा। हाँ, हम शक्ल लोगों की तलाश करना आसान काम नहीं, इसके लिए भाग दौड़ करना पड़ती है। अब हम पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और नेपाल वगैरह में भी काम करना चाहते हैं। इसके लिए नए वर्करों की जरूरत है। इसी के बारे में बात हो रही है। इसी दौरान में मीटिंग हॉल में से मोटी तोंद वाले एक महाशय ने इंटरकॉम पर कॉल की। ये कॉल सिराज के दफ्तर ही में आई। मेरे इशारे पर सिराज ने रिसीवर उठाया। की गल है? अंदाजा हुआ कि उसे मीटिंग हॉल में बुलाया जा रहा है। सिराज ने माउथ पीस पर हाथ रख कर कहा, मेरा वहां जाना जरूरी है, पर तुम्हारा यहां रहना इससे भी ज्यादा जरूरी है। इमरान ने कहा। सिराज कुछ देर फाड़ खाने वाली नजरों से इमरान को घूरता रहा। फिर उसने माउथ पीस से हाथ हटाया और कॉल करने वाले से बोला, मैं अभी नहीं आ सकता, जरूरी काम है, वाजिद को भेज रहा हूं। इंटरकॉम बंद करके उसने दूसरा बटन दबाया। स्क्रीन नंबर 4 पर वाजिद अपनी साथी लड़की और दोस्त के साथ बैठा बदस्तूर फिल्म देख रहा था। सिराज ने बेटे को मीटिंग में शरीक होने के लिए कहा और इंटरकॉम बंद कर दिया। मैंने इस दौरान में ऑफिस की एक अलमारी खोली थी और फाइलों की वर्करदानी भी की थी। एक फाइल मुझे अहम मालूम हुई। इसमें सारो प्रोडक्शन के अहम लोगों के नाम भी मौजूद थे। 8-10 नाम थे। ये तकरीबन सारे ही मुंबई के जराइम पेशा लोग थे। इनमें से फकत एक अपने नाम के एतबार से सिख मालूम होता था, बाकी हिंदू थे। मीटिंग में भी पगड़ी वाला एक सिख नुमा सेठ मौजूद था। अंदाजा हो रहा था कि वही लोग हैं जो इस प्रोडक्शन कंपनी के करता धरता है। मैंने ये फाइल इमरान को दिखाई और अपना तजिया भी बयान किया। इमरान ने मुझे पूरी तरह चौकस रहने की हिदायत की और अनुपम को गन पॉइंट पर साथ वाले कमरे में ले गया। फाइल भी उसके पास थी। इमरान और मैं बातचीत करते हुए दानिस्ता हिंदी के लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे थे। मकसद यही था कि हमारी पहचान के बारे में इन लोगों को गलतफहमी रहे। सिराज अब बेचैनी से पहलू बदल रहा था। अंदाजा होता था कि वो जरा सा मौका मिलने पर भी कोई कार्रवाई कर डालेगा। मैं उसे ये जरा सा मौका देने पर हरगिज तैयार नहीं था। दूसरे कमरे में अनुपम के बुरी तरह चिल्लाने की आवाजें आईं। सिराज मुझे खतरनाक नताज की धमकियां देने लगा। मैंने राइफल से उसके सर का निशाना लिया और उंगली ट्रैगर पर रख ली तो वह जरा ठंडा हुआ। उसकी निगाहें मेरे मास्क के पार देखना चाहती थी। वो जानना चाहता था कि हम कौन हैं। मैं भी उसे बताना चाहता था कि मैं कौन हूं, लेकिन अभी शायद उसका वक्त नहीं आया था। वो बहुत दबंग मनमाश बन चुका था तो मैं भी वो कम हिम्मत ताबिश नहीं रहा था जिसे सिराज और उसके साथियों ने लाहौर के एक पार्क में रोई की तरह धुनक दिया था। मेरी जून बदल गई थी। मैं क्या से क्या हो गया था। मुझे इंसान को चींटी की तरह मसलना आ गया था और आज मैं सिराज को बताना चाहता था कि जब इस जैसे सफाक मेरे जैसे आम लोगों पर बाइज्जत जिंदगी के दरवाजे बंद करते हैं तो फिर इनके लिए कैसे कैसे दरवाजे खुल जाते हैं। वो किसी अनजान समत का रुख कर लेते हैं, नशों में डूब जाते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं और कभी कभी मेरी तरह इन्हें कोई इमरान भी मिल जाता है। वो अपनी झुकी हुई गर्दन उठाते हैं, हथियार तोलते हैं, आंखों में चिंगारियां जगाते हैं और जालिमों के सर पर मौत की बिजली बनकर चमक जाते हैं। हाँ, मैं आज सिराज को बताना चाहता था। इसी दौरान में साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला और अनुपम लड़खड़ाता हुआ सा अंदर आ गया। उसके चेहरे पर नीलों के निशान थे और एक आंख तेजी से सूजती जा रही थी। ऐनक का कहीं पता नहीं था।
इमरान ने उसे सरजीत के साथ ही कालीन पर बैठने का हुक्म दिया। वो बेचू शराब बैठ गया। इमरान ने सिराज को मुखातब करते हुए कहा, यह बड़ी अच्छी बात है सेठ सिराज के तुम्हारे करीबी साथी भी इसी समय यहीं तुम्हारे साथ मौजूद हैं। मीटिंग हॉल में अपने लिए सेठ सिराज का लकब सुनकर सेठ बुरी तरह चौंका। कौन सेठ सिराज? उसने लर्जा आवाज में पूछा। तुम सेठ सिराज, मालिक सिराज प्लाजा, सकना लाहौर, लाहौर के माथे का बदनुमा दाग हो। तुम जैसों की कोई कौमियत होती ही नहीं। तुम बस मालजादे हो। सोने की चमक देखकर हर तरह की गिलाजत में डुबकी लगाते हो और इसका हिस्सा बन जाते हो। पता नहीं तुम क्या बक रहे हो। मैं जो बक रहा हूं तुम्हारी खोपड़ी में अच्छी तरह आ रहा है, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। ना मानो, हमें इसे गर्ज नहीं, हमें बस सौदा करना है। अच्छी बात है कि तुम्हारे साझेदार भी यहां मौजूद हैं। बस दो की कमी है, इनको भी बुला लो। क्या करूंगा उनको बुला कर? सौदे की बातचीत है, इतनी जल्दी कोई सौदा शोदा नहीं हो सकता। सिराज ने मुंह बनाया। चलो शुरू की गल बात तो हो ही सकती है ना। परसों एक मीटिंग और रख लेंगे। तुम्हारा सौदा हमें पसंद आया है, आशा है कि तुम्हारी डिमांड भी पसंद आ जाएगी। सेठ सिराज ने कहा, अगर हमने ये सौदा ना करना हो तो फिर तुम घाटे में रहोगे। हम पहले सीधी उंगलियों से घी निकालने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरे तरीके बरतते हैं। धमकियां दे रहे हो? कहो तो अभी अमल करके भी दिखा देता हूं, और अमल की शुरुआत तहारे इन दोनों बंदों से कर देता हूं। इमरान ने पिस्तौल सरजीत कुमार की तरफ सीधा किया। उसका चेहरा फिर टूटी प्लेट जैसा हो गया, और इस दफा प्लेट वाकई टूट भी गई। इमरान ने बगैर किसी वार्निंग की गोली चलाई, जो सीधी सरजीत कुमार के मुंह में लगी और उसके दांत तोड़ती हुई उसके तालू में घुस गई। वो बैठा बैठा धब से कालीन पर गिरा। इसके दाएं हाथ में एक खमदार चाकू दबा हुआ था। पता नहीं उसने कहां छुपा रखा था, जो तलाशी में भी बरामद नहीं हुआ था। चंद सेकंड में सरजीत की बेजान मुट्ठी खुल गई और चाकू का सुर्ख दस्ता नजर आने लगा। सेठ सिराज अब सख्ता ज़दा था। मैंने चाकू उठाकर जेब में रख लिया। इमरान का लहजा में दरिंदगी थी। ये काफी है या दूसरा सबूत दूं? अनुपम के जख्मी चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई। सिराज ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम? इमरान ने फाइल पर नजर डालते हुए कहा, अमरनाथ को बुलाओ, जो साउथ मुंबई में नाइट क्लब चलाता है और सारो प्रोडक्शन में 8% का हिस्सेदार है। और ट्रांसपोर्टर तिवारी को बुलाओ, जिसने तुम्हें पिछले साल कोलकाता से हीरो सनी देओल का 100% हम शक्ल ला कर दिया था, और जिसके सिले में तुमने उसे अपना मैनेजर बना रखा है। इमरान को यह मालूमात यकीनन अनुपम ही से मालूम हुई थी। सिराज इन दोनों अफराद को बुलाने में मुतजब्जब था, मगर जब उसने देखा कि इमरान का इरादा अटल है और वो इस काम में ताखीर नहीं चाहता, तो उसने फोन पर यके बाद दीगरे दोनों अफराद से रब्ता किया और इन्हें फौरन गोल्डन बिल्डिंग पहुंचने के लिए कह दिया। सिराज ने इस आदत पर इसलिए भी अमल किया कि शायद उसे किसी बेहतरी की तवक्का थी। इसका ख्याल था कि शायद नए आने वालों में से कोई मौजूदा सूरत-ए-हाल का पांसा पलट सके। जैसे कि बाद में पता चला, इन दोनों अफराद में से तिवारी बड़ा खतरनाक शख्स था। उसने कोलकाता की 2 बंगाली बहनों को जबरदस्ती घर में डाला हुआ था, और इन्हें घर में डालने के लिए उसने उड़ीसा के इलाके में एक ही खानदान के 10 अफराद को आग में जिंदा जला डाला था। अपने मजीद प्यारों को मौत से बचाने के लिए उन दोनों बहनों ने अदालत में बयान दिया था कि वो तिवारी के साथ अपनी मर्जी से रह रही हैं। एक बीवी की हैसियत से, दूसरी साली की हैसियत से दोनों ने अपना मजहब तब्दील करने के बारे में भी बयान दिया था। करीबन 8 घंटे बाद तिवारी भी मीटिंग हॉल में पहुंच गया। वह शक्ल ही से एक बदबूदार जानवर लगता था। दूसरे शख्स अमरनाथ के बारे में पता चला कि वो नशे में इतना धुत है कि घर से बाहर निकलने में नाकाम रहा है। अब कोरन तकरीबन पूरा था। मुझे इमरान के इरादे बड़े खतरनाक लग रहे थे। खुद मेरे सीने में भी एक ऐसी ही आग रोशन थी जिसने मुझे सरतापा ढांप लिया था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं अपने पुराने खैरखा सेठ सिराज को यहाँ इस रूप में देखूंगा। मैंने उसे देख लिया था और मेरे सारे पुराने जख्मों से खून रिसने लगा था। सरवत की बर्बादी आंखों के सामने आ रही थी। खालू उस्मान और खाला सफिया के मुर्दा चेहरे, और फिर अपनी मां का मरना, अजियत के इंतहा को छू कर इनका खिड़की से नीचे छलांग लगाना, कुछ भी तो भूला नहीं था। सब कुछ राग के ढेर में सुलगते अंगारों की तरह दबा हुआ था। एक हवा का मंजर था और वो हवा आज चली थी। इमरान ने कंप्यूटर इंजीनियर अनुपम को हदायत दी और उसने कॉन्फ्रेंस हॉल के कैमरों का राब्ता कंट्रोल पैनल से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया। इस दौरान में मैं अलमारियों की तलाशी लेता रहा। एक अलमारी से जदीद किस्म की चाबियों के 2 बड़े गुच्छे मिले। इमरान ने सेठ सिराज से मालूमात हासिल की कि कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर कितने गार्ड्स हैं और इनके पास क्या असलिया है। इसके बाद हम जाने के लिए तैयार हो गए। हमने सेठ सिराज और अनुपम को गन पॉइंट पर रखा और दफ्तर से निकलकर एक कॉरिडोर में दाखिल हो गए। 30-40 कदम चलने के बाद हम उस हॉल के मेन दरवाजे के सामने पहुंच गए जहां मीटिंग हो रही थी।
सिरसराज के बयान के ऐन मुताबिक यहाँ 2 बावर्दी गार्ड्स मौजूद थे और मुसल्ला थे, लेकिन इजी मूड में खड़े थे। मुझे इनको हेड्स अप कराने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो हक्का बक्का रह गए। चलो तुम दोनों भी अंदर चलो, इमरान ने कहा। हम मीटिंग हॉल में यके बाद दिगरे दाखिल हुए। सबसे आगे सिरसराज और अनुपम थे, उनके पीछे मैं था। अक्कम में इमरान था, उसने दोनों गार्ड्स को कवर किया हुआ था। ये गार्ड्स शक्लों से ही छटे हुए बदमाश नजर आते थे। हम मीटिंग हॉल में पहुंचे तो तवील मेज के गिर्द बैठे अफराद के चेहरे तस्वीरें हैरत बन गए। चंद लम्हे के लिए वो जैसे सख्ते में आ गए थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वह कतई गैर मुतवक्का था। मुझे बस यही लगा कि मेरे पीछे एक झमाके के साथ तेज हरकत हुई है। मैंने मुड़कर देखा, मुझे अपने पीछे शीशे की एक दीवार से नजर आई। ये दीवार फर्श से लेकर करीबन 9 फुट ऊंची छत तक चली गई थी। इमरान और एक गार्ड इस दीवार के पीछे थे। गार्ड का एक पांव इस मोटी बलोरी दीवार के नीचे आ गया था और वो जमीन पर गिरा मछली की तरह तड़प रहा था। यह सब कुछ इतना आनन फानन हुआ था कि मैं 1 सेकंड के लिए चकरा कर रह गया था। अचानक एक परछाई सी मेरी तरफ आई। एक पथरीला जिस्म मुझसे टकराया। मैं दूर तक लुढ़क आया। मेरी राइफल से एक ब्रस्ट चला और छत में कई सुराख हो गए। कोई जोर आवर शख्स मुझसे लिपट गया था। मैंने उसे टांगों पर उछालने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान में 2-3 मजीद अफराद मुझ पर टूट पड़े। मैं जानता था कि इन लम्हों में मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मैं राइफल अपने हाथों से निकलने न दूं। मैं अपनी उंगली ट्रैगर पर नहीं रख सका था, मगर दस्ता अभी तक मेरे हाथों में था। मैंने पूरी जान से उसे थाम लिया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि हमला करने वाले भेड़ों की तरह मुझसे चिमट गए हैं। मेरा पूरा जिस्म शदीद ज़रबों की जद में आ गया। फिर राइफल भी मेरे हाथ से निकल गई। मुझे लगा कि मेरे बाजू की हड्डियां टूट गई हैं और मेरे मुंह में खून का नमकीन जायका खुलता जा रहा है। मैं मुजाहमत की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह कामयाब नहीं हो रही थी। मेरी कमीज के साथ साथ चेहरे का मास्क भी चीथड़ों में बदल चुका था। मुझे लगा कि मेरा ज़हन तारीकियों में डूब रहा है। इन लोगों ने मुझे अदमुआ करके छोड़ दिया था। मुझे अंदाजा हुआ कि हमारे साथ आने वाला तनुमंद गार्ड राइफल ताने मेरे सर पर खड़ा है। चिकने फर्श पर ऊंधे पड़े पड़े मैंने धुंधलाई नजरों से देखा। शीशे की मोटी दीवार के दूसरी तरफ से इमरान ने ब्रश चलाया, लेकिन यह मुकम्मल बुलेट प्रूफ शीशा था। अकबी दरवाजा भी ऑटोमेटिक तरीके से लॉक हो चुका था। अब इमरान और गार्ड हाल के करीबन 16 ज़रब 10 फुट के एक मुख्तसर हिस्से में बंद थे। छत भी काफी नीचे थी, यानी सिर्फ 8.5-9 फुट के करीब। गार्ड का पांव बुरी तरह जख्मी हो चुका था और फंसा हुआ था। जब दीवार तेजी से नीचे आई थी तो यह पांव उसकी जद में आ गया था। अगर गार्ड खुद आ जाता तो मालूम नहीं इसका क्या हशर होता। मैं देखा सिरसराज उर्फ सारो इस ऑटोमेटिक बलोरी दीवार को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। एक साइड पर एक छोटा सा पैनल था, इस पर लाख का सुराख था। सेठ ने उसमें 3-4 इंच लंबी एक चाबी दाखिल की हुई थी। पैनल पर एक बल्ब बार बार अपना रंग बदलता था, कभी सुर्ख और कभी जर्द हो जाता था। सिरसराज बार बार चाबी घुमा रहा था और बाएं हाथ से एक सब्ज बटन दबा रहा था, लेकिन दीवार उठ नहीं पा रही थी। गार्ड का पांव फंस जाने से इसमें यकीनन कोई खराबी वाक़ई हो गई थी। इन लोगों ने मुझे अदमुआ समझ लिया था और ये उनकी गलती थी, या शायद इनकी गलती नहीं थी। इन्होंने मुझे इतनी शदीद चोटें लगाई थी कि वो मुझे मुर्दा या नीम जान समझने में हक वजानिब थे। मेरे सर को राइफल के कुंदों की ज़रबों से पिला कर दिया गया था। मेरा चेहरा खून में लथड़ा हुआ था और एक बाजू शदीद चोट की वजह से बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मुझे ठीक से इल्म नहीं था कि इसका क्या हाल है। अगर मैं ये तमाम तशद्दुद सह गया था और अभी तक पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था तो इसकी वजह मेरी वो गैर मामूली सख्त जानी थी जो मैंने पिछले कुछ अरसे में बतदरीज हासिल की थी। पहले इस बेमिसाल किरदार बारूदा जैकी के जरिए और फिर अपनी मुसलसल नफ्स कुशी के जरिए। हाँ, मैं वो सब कुछ सह गया था और मुझे मारने वाले मुझे इस काबिल नहीं समझ रहे थे कि मैं मुजाहमत कर सकता। वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था। मेरे सीने में जो आग भड़क रही थी उसकी हिद्दत किसी की समझ में नहीं आ सकती थी। आज बरसों बाद मुझे वो चेहरे दिखाई दिए थे जिनको ढूंढते ढूंढते मेरी आंखों के अंदर आछी जख्म बन गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने एक पहाड़ जैसा कर्ज मेरे सीने पर धरा हुआ था। आज मुझे ये कर्ज उतारना था या मरना था। मुझे ये अभी या फिर कभी नहीं वाला मामला नजर आ रहा था। इसी दौरान में सिरसराज शीशे की दीवार को हरकत देने में कामयाब हो गया। उसने सब्ज बटन दबाकर दीवार को 3-4 इंच बुलंद किया। गार्ड ने अपना पांव अंदर खींच लिया। इसके पांव की हड्डियां चूर हो गई थी और उंगलियां बाकी पांव से बराए नाम ही जुड़ी रह गई थी। इसका खून तेजी से चिकने फर्श पर फैलने लगा। वो बेहोश होने के करीब था। यही वक्त था जब मैंने हरकत में आने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी तमाम तर बची खुची ताकत को जमा किया। गार्ड की राइफल की नाल मेरी तरफ झुकी हुई थी, मुझसे करीबन 4 फुट के फासले पर थी। गार्ड इतना चौकस नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। उसकी 40-50% तवज्जो शीशे के पार अपने तड़पते हुए साथी पर थी।
मैंने लेटे लेटे अपनी जगह से जस्त की और राइफल के बैरल पर हाथ डाल दिया। मुझे मालूम था कि गार्ड की उंगली ट्रैगर पर बेसाख्ता दब जाएगी। यही हुआ। राइफल से गोली निकली। मैंने बैरल का रुख सेठ सिराज और उसके साथियों की तरफ ही रखा था। गोली का निशाना सेठ सिराज का बेटा वाजिद उर्फ वाजिब बना। गोली उसके कंधे पर लगी और वह कंधा पकड़ कर झुक गया। मैंने जोरदार लात गार्ड के सीने पर मारी। राइफल उसके हाथ से निकल गई और वो चिकने फर्श पर दूर तक लुढ़क गया। एक शख्स ने मुझ पर पिस्तौल तान कर गोली चलाई। मैं जमीन पर गिरा। फायर खाली गया। इस दौरान में मैं राइफल को पोजीशन दे चुका था। मैंने पिस्तौल बरदार पर यके बाद दीगरे 2 फायर किए। एक गोली सीधी उसके सर में लगी। खबरदार, अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो छलनी करके रख दूंगा। मैं चिंगाड़ा और उसके साथ ही राइफल को ब्रेस्ट पर सेट कर लिया। एक और शख्स ने मेज पर से राइफल उठाना चाही। मैंने ट्रिगर दबाया। कमोबेश 5 गोलियां उसके जिस्म में पवस्त हो गई। खबरदार, मैंने फिर वार्निंग दी और इसके साथ ही हाजरीन के पांव में वार्निंग ब्रेस्ट मारा। लकड़ी के चिकने मुलायम फर्श पर कई सुराख हो गए। जबरदस्त तत्राहट ने दीवारें लर्जा दी। मैं जानता था कि इस मुकम्मल साउंड प्रूफ और बापर्दा कॉन्फ्रेंस हॉल में से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती और कोई नजर अंदर नहीं आ सकती। यह कयामत का मंजर था। मुंबई के 9-10 छठे हुए दौलतमंद बदमाश यहां मेरे सामने मौजूद थे। मेरे कहरनाक अंदाज ने उनके चेहरे धुआं कर दिए थे। हाथ खड़े करो। मैं धाड़ा और हरकत करके हाल की सबसे मुनासिब जगह पर खड़ा हो गया। यह वो लंबूतरी तवील मेज थी जिस पर कागजात बिखरे हुए थे। यहां से मैं हर फर्द पर बासानी निगाह रख सकता था और इसे निशाना बना सकता था। खाल कमरे में अब्दुल लाशें थी और सिराज का सोना पुत्र बाजी अपने लोहू लुहान कंधे को पकड़ कर बैठा हुआ था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे बाजू की हड्डी टूटने से बच गई है, ताहम चेहरा खून में बुरी तरह लथड़ा हुआ था और यह खून बार बार मेरी आंखों में भरकर मेरी बसारत को धुंधला रहा था। मेरा बालाई जिस्म तकरीबन उड़िया था। मैंने सेठ सिराज को हुक्म दिया कि वो शीशे की दीवार को ऊपर उठाए। सेठ ने तजब्जुब दिखाया तो मैंने बेदरेग उसके बेटे को निशाना बनाया। मैंने सिंगल शॉट चलाया और गोली बाजी के दूसरे कंधे में उतर गई। इस बार वो लकड़ी के फर्श पर ढह गया और दर्द से टकराने लगा। मेरे तेवर देखकर सेठ सिराज आगे बढ़ा। उसने लाख के सुराख में करीबन 4 इंच लंबी चमकदार चाबी दाखिल की। सबसे बटन दबाया और शीशे की दीवार ऊपर उठा दी। इमरान बाहर आ गया। मेरा मास्क पहले ही उतर चुका था। इमरान ने भी अपना मास्क नोच कर उतार दिया। अब एक की जगह 2 ऑटोमेटिक राइफलें सिराज एंड कंपनी की तरफ उठी हुई थीं। इमरान ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। हम एक दूसरे का माफिल जमीर समझ गए। इमरान ने गरज कर कहा, चलो अंदर है, सब अंदर चलो। वही शीशे की दीवार की दूसरी जानिब भेज रहा था। सिराज के छोटे से माथे पर रगें उभरी हुई थी। वह तड़क कर बोला, ओए क्या चाहते हो तुम? पहले तुम्हारी इस हट्टी का सौदा चाहते थे, अब कुछ नहीं। अब वहां दीवार के पीछे जाओ वरना तीसरी गोली वली अहद वाजिद साहब के पेट शरीफ में लगेगी। इमरान की आवाज में लर्जा देने वाली सफाकी थी। 2-3 बंदे अंदर चले गए मगर बाकी वहीं खड़े रहे। इनमें मकरू चेहरा तिवारी भी शामिल था। यही खतरनाक शख्स था जिसने बटन दबाकर शीशे की दीवार नीचे गिराई थी। बाद में मुझ पर जस्त करने वाला भी यही था। इमरान ने कहा, दोस्तों मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, अगर तुम लोग दूसरी तरफ नहीं गए तो गोली चलाऊंगा। उसने गिनती शुरू की। वो 4 तक पहुंचा था जब सेठ सिराज ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। वो यकीनन आर्गुमेंट करना चाहता था लेकिन इमरान किसी गुफ्तो शनीद के मूड में नहीं था। उसने तिवारी पर ब्रश चलाया और उसे भून कर रख दिया, लेकिन वो निस्फ भूना गया था। 4-5 गोलियों का ब्रस्ट बस उसकी टांगों में लगा था। वो तड़प कर गिरा और फिर रेंगता हुआ सबसे पहले उस हिस्से की तरफ चला गया जहां कुछ देर कबल इमरान मौजूद था। बाकी अफराद भी आनन फानन अंदर घुस गए। इन्होंने जैसे मौत के फरिश्तों को अपने रूबरू देख लिया था। अब सिर्फ सेठ सिराज और उसका जख्मी बेटा वाजी बाहर थे। इमरान ने राइफल उन दोनों की तरफ सीधी की और दौड़ा। तुम दोनों भी आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। सेठ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। इमरान ने उंगली ट्रैगर पर रख ली। ठहरो इमरान, मैंने कहा, अगर ये नहीं जाना चाहता तो रहने दो। इमरान ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों में उसे आमादा कर लिया। इमरान ने अपने पहलू में खड़े अनुपम से कहा, शीशा नीचे गिराओ। अनुपम तवील मेज के पीछे गया। उसने मेज के नीचे हाथ डालकर कोई खटका दबाया। बुलेट प्रूफ शीशा बमुश्किल 1 सेकंड के अंदर 6 से 9 फुट नीचे फर्श तक आ गया। कोई आवाज पैदा नहीं हुई। जबरदस्त तकनीक थी। अब सिराज और उसके बेटे के अलावा सब लोग शीशे के दूसरी जानिब थे। ये एक तरह से 16 फुट ज़रब 10 फुट का कैबन सा बन गया था। कैबन नुमा जगह की छत पर सुराख भी नजर आ रहे थे। यूं लगता था कि यहाँ न सिर्फ है लोगों को आनन फानन बंद किया जा सकता है बल्कि इनकी एजा रसानी का सामान भी मौजूद है। मेजा पसंद हरगिज नहीं था।
लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे एजा रसानी बुरी नहीं लग रही थी। मैं सेठ सिराज को मार देना चाहता था जिस तरह उसने मेरी मां को मारा था। इमरान ने अनुपम से पूछा, यह छत पर छोटे सुराख कैसे हैं? उसने लर्जा आवाज में कहा, वो दाएं तरफ वाले सुराख तो माइक के हैं, आप लोग इनसे केवल माइक के जरिए ही बात कर सकते हैं। ऊपर छत वाले सुराख? इमरान ने पूछा। वो जरा हिचकिचाने के बाद बोला, ये एयर कंडीशनिंग के सुराख हैं, कैबिन के टेम्परेचर को बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। क्या रेंज है? मैंने दरियाफ्त किया। वह मुर्दा आजम बोला, -50 से लेकर +250 तक। 250 सेंटीग्रेड पर तो आग लग जाती है, इमरान ने कहा। जी हाँ। अनुपम ने कुछ कहूं पर जुबान फेरी। ठीक है भाई, लगा दो आग, इमरान ने कहा, और माइक खोल दो पूरा। अगले 7-8 मिनट बड़े लर्जा खेज थे। इमरान के हुक्म पर अनुपम को नाब घुमाना पड़ी जो कैबिन के टेम्परेचर को तेजी से बढ़ाती थी। माइक खुले हुए थे, अंदर मौजूद अफराद दुहाई मचाने लगे थे। जख्मी तिवारी की चिल्लाती हुई आवाज आई, सारो रोको इनको, भगवान के लिए रोको। सारो यानी सिराज क्या कर सकता था? मैं राइफल उसकी तरफ और वाजी की तरफ सीधी कर रखी थी। वो दोनों जानते थे कि एक लहजे में उनके जिस्म छलनी हो जाएंगे। अंदर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। तिवारी फिर चलाया, सारो। इमरान ने माइक में कहा, लगता है तिवारी साहब तुम्हें बड़ी गर्मी लग रही है। गर्मी तो यकीनन उन निर्दोष लोगों को भी लगी होगी जिन्हें तुमने जिंदा जलाया था, और इनके अलावा भी पता नहीं कितने लोगों को तुमने आग में झोंक रखा होगा। अब वो सब चिल्ला रहे थे, दुहाइयां दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। इनकी आवाजें आपस में गड़मड़ हो गई थी। इनके चेहरे पसीने से तर होते जा रहे थे। फिर बात पसीने से आगे निकल गई। हिज्जत से उनकी जिल्द झुलसने लगी। वो शीशे के बुलेट प्रूफ दीवार से टकराने लगे, पिछाड़े खाने लगे। ये सब जिंदा इंसानी गोश्त के व्यापारी थे। इन्होंने बस आर्ट और फिल्म मेकिंग को अपनी ढाल बना रखा था। वो बेरहम कसाब थे और आज खुद कुंद छुरी के नीचे आ गए थे। वो तड़प रहे थे और अजियत की शिद्दत से उनकी आवाजें फटना शुरू हो गई थी।